दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि बंदर के हाथ में उस्तरा। अगर समझ नहीं हो और उसको बहुत ज्यादा ताकत दे दी जाए तो वो क्या क्या नुकसान कर सकता है, आज दुनिया में हमारे सामने है। ट्रम्प साहब को लगता है कि अमेरिका और पूरी दुनिया उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जागीर है, और जैसे वो अपने ट्रम्प कंपनी के अंदर उथल पुथल करते होंगे वैसे ही वो दुनिया में करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शायद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनके एक एक डिसीजन से अमेरिका का और दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि तुगलकी फरमान, बिना सोचे समझे, बिना इम्प्लीकेशन समझे आप एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, और जो निर्णय ले रहे हैं उससे आप पलटते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक कंफ्यूज स्थिति बनी हुई है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ट्रंप साहब अपने आप को इतना बड़ा तुगलक क्यों समझने लगे कि वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, कल कुछ बोलेंगे, आज कुछ बोलेंगे, रातों रात परिस्थितियां वापस बदल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। तो क्या कारण है और क्यों मैं कह रहा हूं कि आज के तुगलक हैं ट्रंप साहब? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम उनकी बात देखें तो उनका यह कहना है कि आज से पहले जो अमेरिका में हुआ, हम जो करने वाले हैं वो उससे बेहतर होगा। इसका मतलब जो स्टेटस को चल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं इतिहास में उनका नाम लिखा जाए कि दुनिया में आज तक कोई सबसे महान नेता हुआ है और अमेरिका में कोई सबसे महान राष्ट्रपति हुआ है तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। इस महत्वाकांक्षा से वो रोज अपने कानून और नियम बदलते जा रहे हैं। Trump's greatest strength is his willingness to dispute the status quo and can also become his greatest weakness if disruption destroys predictability, trust and economic efficiency. सवाल इसी बात को लेकर कि इस समय ट्रंप साहब जो करना चाह रहे हैं, चाह तो बहुत कुछ अच्छा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। और उसका कारण क्या है, हम एक एक करके 20 छोटे मुद्दे हैं जिन पे मैं चर्चा करूंगा कि क्यों मैं उनको तुगलक कह रहा हूं। सबसे पहला, पावरफुल। वो बहुत पावरफुल आदमी है, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, उनके पास मिलिट्री है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, दुनिया भर में रीच है और कंज्यूमर मार्केट है। इससे उनको बहुत बड़ी नेगोशिएटिंग पावर मिलती है और यही कारण है कि पूरी दुनिया उनके जो भी निर्णय होते हैं उन पर रिएक्ट नहीं करती है, चुपचाप रहती है। तो ये पावर का नशा उनको है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हाईली एम्बिशियस, उनको लगता है कि मैं जो करूंगा वो दुनिया में सबसे अच्छा होगा और मेरा नाम होना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि अमेरिका को, जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा, नारों में कहा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कॉन्स्टिट्यूंसी जो क्रिएट करी। इसके कारण ये है कि पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन चल रहा है, जिस तरह से व्यापार चल रहा है, वो सब डिसरप्ट होगा। इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा, उनका बार बार ये कहना है कि अमेरिका फर्स्ट। अब भारत के किसानों का क्या हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में किस देश का क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षा से मतलब है। और यही कारण है कि भारत और अमेरिका में अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई। चाइना में बार बार डिस्प्यूट हो रहा है उनके एग्रीमेंट्स को लेकर, हुर्मुज अभी तक खुला नहीं, यूक्रेन वॉर रुका नहीं। सारी समस्याएं इस बात की हैं, अमेरिका फर्स्ट और जैसा मैं चाहूं वैसा। इसके अलावा ट्रंप साहब की एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है ट्रांजैक्शनल। वो अपने आप को आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ना होकर ट्रंप कॉरपोरेशन का एक सेल्स मैनेजर समझते हैं। उनका यह कहना है कि भारत को मुझे खुश करना चाहिए। किस बात के लिए? दो देशों में अगर समझौता होगा तो मुद्दों के आधार पे होगा। आपको खुश करने का मतलब क्या है? यहां कोई डांस प्रोग्राम चल रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप साहब की हर चीज में यह है कि मुझको तुम क्या दे रहे हो जो मुझसे लेना चाहते हो। वहां पे डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। इसका मतलब यह है कि जितने भी आज तक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट और अलायंस बने हैं उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्रोटेक्शनिस्ट। पूरी दुनिया से तो कहते हैं कि वो बाजार खोलें ताकि अमेरिका अपना माल एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन अपने यहां टैरिफ लगाते हैं ताकि अमेरिका की इंडस्ट्री बच सके। तो हार्डकोर प्रोटेक्शनिस्ट हैं
और पूरी दुनिया को कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, अपने सारे बाजार खोलो ताकि अमेरिकन किसान और इंडस्ट्रीज अपना माल आपके यहां डंप कर सके। तो ये सोच उनकी रही है। इसका कारण ये हो रहा है कि सब कुछ डिसरप्ट हो रहा है, डिसरप्टिव। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि बाकी देशों में भी समाज है, उनकी भी मजबूरियां हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, वहां की सरकारों को उनको भी संभालना है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनका एक ही एजेंडा है कि जैसा मैं चाह रहा हूं, चाहे वो ट्रेड हो या जियो पॉलिटिक्स हो, काम वैसे ही होगा। इसका मतलब आपके रिफॉर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, आपकी डेवलपमेंट से मुझको कोई मतलब नहीं, मैं अपनी ही बात रखूंगा। और मजे की बात, आज जो कहते हैं कल पलट जाते हैं, 2 घंटे बाद पलट जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चलिए आपने कुछ कहा, उस पर आप टिके तो सही, आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। सुबह शाम रोज आपके बयान आते हैं, नॉन स्टॉप आप लोग मतलब कि ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं, और दुनिया ने अब ये सोचना बंद कर दिया है कि इस ट्वीट का मतलब क्या है। अब इंतजार करते हैं कि अगला ट्वीट क्या है। ये स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की हो गई है, और इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि पूरी दुनिया में एक तरह से अनसर्टेनिटी हो गई, और कुल मिला के कोई भी देश ये मानने को तैयार नहीं है कि आज जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो उस पर भरोसा करेंगे या उस बात को रखेंगे। और यही सबसे बड़ी बाधा है इस समय ईरान युद्ध समाप्त करने कि एमओयू साइन करते हैं और अगले दिन पलट जाते हैं। एक तरफ एमओयू साइन होता है, दूसरी तरफ वो धमकी दे रहे होते हैं कि मैं बॉम्ब कर दूंगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आफ्टर ये चाहते क्या है। इसके अलावा कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहती है। अगर आप उनकी बात नहीं मानो तो आपकी वो सरेआम बेइज्जती करने में भी नहीं चूकते। मीडिया के सामने, चाहे आप राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे किसी देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो आज स्थिति ये हो गई कि कोई भी आदमी ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहता, खासकर किसी और देश का नेता, क्योंकि पता नहीं है क्या बोल दें और क्या इंसल्ट कर देंगे। तो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप से दूर रहते हैं, क्योंकि एक तो कन्फ्रंटेशनल है और दूसरी तरफ इनको ये बात समझ में नहीं आती कि दूसरों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है मल्टीलैटरलिज्म को वो नहीं मानते हैं, वो है यूनिलैटरलिज्म। ये यूएन क्या होता है, डब्ल्यूएचओ क्या होता है, यूएन बॉडीज क्या होती हैं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। अमेरिका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइमेट चेंज समिट से मेरे को कोई लेना देना, मैं जो कहूंगा वही होगा। अमेरिका के नियम अपने हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या बोलती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या बोलती हैं। मैं डिसाइड करूंगा सही क्या है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, और अगर उस पर वो कायम रहे तब भी बात सही है, उस पर भी पलटते रहते हैं। तो ये स्थिति काफी संवेदनशील होती जा रही है। ट्रंप साहब का एक खास शब्द है टैरिफ, जिसका वो अक्सर बोलते हैं कि डिक्शनरी में सबसे अच्छा कोई शब्द है तो वो है टैरिफ, कि आप मेरे से व्यापार करना चाहते हैं, मैं आप पे ड्यूटी लगाऊंगा। अब आप कहेंगे ड्यूटी क्यों लगाओगे, तो उनका सीधा सा ये कारण है कि बताओ बदले में मुझको क्या दे रहे हो, मैं आपकी ड्यूटी कम कर सकता हूं, मुझे बताओ बदले में आप क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर टैरिफ के अलावा एज ए डील मेकर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि हर जगह अगर आप टैरिफ की बात करोगे, और आप दुनिया में एक तरफ तो कहते हो पूरी दुनिया जीरो टैरिफ में अमेरिका को एक्सेस दे, और आप दुनिया के ऊपर 40-50% टैरिफ लगाना चाहते हो, कैसे संभव है। इसके अलावा अमेरिका के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है डॉलर और फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो उनके पास एक ही हंटर है कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। भारत अगर बात नहीं मानता हम सैंक्शन लगा देंगे, ईरान बात नहीं मानता हम सैंक्शन लगा देंगे, रशिया बात नहीं मानता सैंक्शन लगा देंगे, चाइना बात नहीं मानता हम सैंक्शन लगा देंगे। उन्होंने हर चीज पे टैरिफ और सैंक्शन की धमकी देकर दुनिया को सोचा कि अपने घुटनों पे ले आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एज ए डील मेकर उनको ये बात समझ में नहीं आती कि डील्स जो होती हैं वो बार्गेनिंग से होती है। लेकिन उनको ये लगता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो जैसा चाहेंगे करेंगे। तो डील मेकिंग में उनका जो एजेंडा है, हालांकि उनके पर्सनल बिजनेसेस में कोई बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय डील अपने परिवार के लिए जरूर की है, लेकिन अमेरिका के लिए आज तक कोई ढंग की डील वो
नहीं कर पाए, और जो भी उन्होंने करने की कोशिश की, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैरकानूनी बता दिया। तो ये समस्या हो गई। इसके अलावा उनको हर चीज में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज दिखता है। उनको ये लगता है कि भाई साहब, जो अमेरिका में हो रहा है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आप वहां पे जाके आप चावल भी बेचना चाहते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, चावल पे टैरिफ कम है, तो वो टैरिफ लगाएंगे और बदले में लिख देंगे दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। हर चीज में उनको नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा दिखता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक वही पावर बची है अमेरिका में। बाकी सारे अधिकार तो कांग्रेस और सीनेट के माध्यम से, संसद के माध्यम से। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर तब आती है जब वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। इसीलिए वो कांग्रेस से बात नहीं करते, वो हर चीज में अपना ज्यूरिडिक्शन, डिस्क्रिशन अपनाते हैं और हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी मानते हैं। दूसरी उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि चाइना आगे कैसे निकल गया। किसी तरह से चाइना को गिराओ, और पूरी जो रणनीति है वो किसी तरह से चाइना को कॉर्नर करने की है। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। टेक्नोलॉजिकली चाइना आगे निकल गया, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आगे निकल गया, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लिया, डिफेंस को मजबूत कर लिया, बाकी टेक्नोलॉजीज में वो आगे चला गया। उसमें चाइना ने आप पे निर्भरता बहुत हद तक कम कर दी है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप क्या करोगे? चाइना की गर्दन कैसे पकड़ोगे? ये उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनका एजेंडा ये था कि मैं एनर्जी पे कंट्रोल करूंगा। वेनेजुएला को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, अमेरिका को लेकर, दूसरी तरफ ब्राजील और कनाडा के ऊपर आरोप लगाना, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करना, ये सब चीजें अपने आप को एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ दुनिया में डोमिनेंट एनर्जी पावर बनाने की। और इस स्थिति के अंदर उनको लगता है कि मेरे पास अगर एनर्जी कंट्रोल हो गया तो मैं दुनिया को नचा सकता हूं। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में उनकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही। इसके अलावा वो डिप्लोमेसी पे विश्वास नहीं करते हैं, वो बात करते हैं सीधा सा पर्सनलिस्टिक वे में। मतलब जो करेंगे खुद ट्वीट करेंगे, अपने अकाउंट से करेंगे। फॉरेन ऑफिस का मतलब खत्म हो गया, बाकी जितने मंत्रालय और एम्बेसीज हैं उनका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। अब तो आपको सिर्फ ट्रंप का ट्वीट देखना है। किसी मंत्रालय, किसी ऑफिसर, किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं रही अमेरिका में। जो भी वो काम करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, जो उनको बोलना होता है वो खुद बोलते हैं। दिन हो, रात हो, आधी रात, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना ट्वीट करना है और वो करते रहते हैं। इसके अलावा उनको बहुत बड़ा जो चैलेंज लगता है कि जितनी भी संस्था और इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब फर्जी हैं, ये सब कार्टेल है, ये मेरे खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने एक एक करके अमेरिका में जितने इंस्टीट्यूशंस थे या तो वहां पे अपने आदमी बैठाए या उनको डिसमेंटल करने का प्रयास किया। जैसा मैंने पहले चर्चा करी कि इंटरनेशनल बॉडीज में तो उनको भरोसा है ही नहीं। इवन अमेरिका में जितने डिपार्टमेंट्स थे उन पे भी उनको भरोसा नहीं। या तो उनको उन्होंने डिसमेंटल करने का प्रयास किया या अपने आदमी बैठाने का प्रयास किया। इंक्लूडिंग अमेरिकन फेडरल रिजर्व पे भी उनको भरोसा नहीं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, अमेरिका की अदालतों पे भी भरोसा नहीं। इसीलिए वो खुल के बोलते हैं कि ये सब पागल है, इन सबको हटा देना चाहिए। ये स्थिति आज सामने आ गई। इसके अलावा जहां तक बात है रिस्क टेकिंग की, बिल्कुल अमेरिका का अगर देखें तो ईरान पे आक्रमण कर दिया, आपने इजराइल का साथ देके बाकी जगह आक्रमण कर दिया, करीब 8-9 देशों पे आक्रमण कर चुके हैं। उनको लगता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस मानसिकता से वो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पोलराइजेशन को लेकर, क्योंकि उनके विचार बहुत ज्यादा पोलराइज कर रहे हैं। उनके साथ इस समय टेक्निकली कोई नहीं है। यूरोप अलग अपनी रणनीति बना रहा है, एशिया अपनी अलग रणनीति बना रहा है, जीसीसी कंट्रीज ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लैटिन अमेरिका उनसे अलग हो गया है, यहां तक कि कनाडा और मैक्सिको भी अलग हो गए। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे दुनिया में बंटवारा बढ़ रहा है, ना कि समन्वय या कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। कुल मिला के स्थिति यह है कि वो स्ट्रेटेजिकली एम्बिगुअस भी है। उनके एक्चुअली दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, वो क्या चाहते हैं ये भी किसी को नहीं पता।
क्योंकि अगर आपकी कोई एक्शन प्लान है, नीयत है, तो दुनिया उसके बारे में विचार कर सकती है और एक एक्शन प्लान बन सकता है। यहाँ पे रोज उनका एक्शन प्लान बदलता है। उनकी नीयत क्या है किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रंप साहब है वो तुगलकी फरमान है, क्योंकि एम्बिशियस है, सडन डिसरप्शन है, वीक प्रिडिक्टेबिलिटी है और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या होगा ईरान पे वॉर करने से पहले, अटैक करने से पहले उनको समझ ही नहीं थी कि होर्मुज भी एक मुद्दा बन सकता है। अब समस्या ये हो गई कि एटॉमिक मुद्दा पीछे रह गया, रिजीम चेंज तो बात ही नहीं हो रही है। अब सीधी सी बात हो रही है कि किस तरह से होर्मुज खुलवाया जाए। जो युद्ध शुरू होने से पहले पूरी तरह से खुला था, युद्ध के बाद बंद हो गया और आज पूरी दुनिया का फोकस और ट्रंप का फोकस वहां आ गया। तो ये जो इलॉजिकल जस्टिफिकेशन है उसका कारण है एम्बिशन है, उससे वो डिसरप्शन हो रहा है, प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर रिटेलिएट खुद करते हैं, इससे मार्केट अनसर्टेनिटी होती है, कीमतें दुनिया में बढ़ती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ते हैं और पॉलिटिकल रिवर्सल और रीनेगोशिएशन की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद भी भरोसा नहीं कि वो टिक पाए। तो इम्प्लीकेशंस क्या है? अमेरिकन इकोनॉमी की हालत खराब है, हाई इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी और रिटेलिएशन। अब अमेरिका को ये सब झेलना पड़ा। जहां तक बात है डॉलर की, जितना वो डॉलर को मिसयूज करेंगे एज ए वेपन, उतना डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का भरोसा नहीं कल इस पे क्या कर दे। जहां तक बात है अमेरिका के एलाइज को लेकर, तो अमेरिका के एलाइज की स्थिति क्या हो गई है कि अमेरिका प्रोवाइड सिक्योरिटी, एलाइज आर एक्सपेक्टेड टू पे, बाय, इन्वेस्ट एंड कंसीड। जैसे पहले नाटो में था कि भाई अमेरिका 70-80% खर्चा उठाता था और हथियार देता था, अब वो कहते हैं मुझे क्या लेना देना, आप अपनी सुरक्षा खुद करो, पैसे दो। जहां तक बात है ग्लोबल ट्रेड की, ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ब्लॉक बन के रह जाएंगे। जो वर्ल्ड ट्रेड की हमने बात की थी वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है आज, ईरान प्लस हॉर्मुज को लेकर, और वो इतने परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो चाइना को धमकाते हैं और दूसरी तरफ चाइना को बोलते हैं भैया हॉर्मुज खुलवाने में मदद करो। ये स्थिति आज आ गई है। तो कहने का मतलब क्या है? Can the US force Iran into submission without simultaneously damaging its relation with China, India, Turkey, Gulf state and other countries? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ईरान और हुर्मुज से मैं लड़ूंगा, लेकिन उस चक्कर में बाकी देशों की इकोनॉमी बैठ जाएगी, इससे प्रॉब्लम बाकी देशों की हो जाएगी। तो क्या आप ईरान का मुद्दा बाकी अपने जो सो कॉल्ड एलाइज हैं उनको डैमेज किए बगैर पूरा कर पाओगे? मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं लग रहा। तो सवाल आज इस बात का है दोस्तों, इज ट्रंप ए स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर और ए मॉडर्न डे तुगलक? एक तरफ हम कह सकते हैं कि साहब उनकी कोई रणनीति है, दिख नहीं रही, जिस तरह से बार बार पलटते हैं, तो मुझे लगता है वो आज के तुगलक है, क्योंकि whose experiment would create unintentional consequences for America in the world। वो क्या करने वाले हैं किसी को नहीं पता, अमेरिका में भी किसी को नहीं पता। इसीलिए अगर आउटकम पता हो तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर है। जब आउटकम ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो ये तुगलक ही फरमान है। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो ट्रंप साहब है वो आज के तुगलक है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप साहब वास्तव में तुगलक है या अभी गुंजाइश बाकी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।